हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अंग्रेजी बीते विद मी पल्लवी झा। तो आज हम एक हिंदू एडिटोरियल देखेंगे। ये पब्लिश हुआ था 20th of February 2025 को एंड आई जस्ट रीड वंस एंड देन फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। रशिया रीसेट ऑन द यूएस रशिया देयर फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंट्रैक्शन। ओके, सो रशिया रीसेट मीन्स रशिया का पुनर्स्थापना। रीसेट इज पुनर्स्थापित करना, टू रीसेट पुनर्स्थापित करना, रीसेट पुनर्स्थापना। ठीक है, तो अमेरिका, रशिया और उनका पहला मेजर डिप्लोमेटिक इंट्रैक्शन। डिप्लोमेटिक इज राजनयिक बात, इंट्रैक्शन इज बातचीत। ठीक है, इंट्रैक्ट संपर्क करना, बातचीत करना। पॉलिटिकल इज राजनीतिक, डिप्लोमेटिक you can call it राजनयिक। okay, it's political basically। on the US Russia मतलब on the US Russia the first major diplomatic interaction मतलब इस चीज़ पर अमेरिका और रशिया के पहले डिप्लोमेटिक संवाद के बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा हो रहा है, इस पर चर्चा होगा। दैट इज़ वाई दे हैव रिटन ऑन दी। ठीक है, तो एनी सोल्यूशन टू द यूक्रेन वॉर विल फर्स्ट हैव टू फाइंड एक्सेप्टेंस इन यूरोप। एनी सोल्यूशन टू द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन के युद्ध के किसी भी समाधान का विल हैव टू फाइंड, खोजना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस स्वीकार्यता, ओके, इन यूरोप, यूरोप में। सो दैट मीन्स यूक्रेन युद्ध से जुड़ा किसी भी समाधान के लिए सबसे पहले यूरोप में स्वीकृति को पाना ज़रूरी होगा। ठीक है, The talks between US and Russian officials in Riyadh, their first major diplomatic interaction since Russia's invasion of Ukraine in 2022, marks the beginning of a reset in ties between the two former Cold War adversaries. Okay, so we'll understand this part by part. The talks between US and Russian officials, मतलब अमेरिका और रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनके बीच बातचीत जो कि रियाद में हुआ। ठीक है, देयर फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंट्रैक्शन सिंस रशिया's इन्वेशन ऑफ यूक्रेन इन 2022। 2022 में जब रशिया यूक्रेन पे आक्रमण किया था, तब से लेके अब तक का मेजर डिप्लोमेटिक इंट्रैक्शन है, प्रमुख राजनयिक संपर्क या बातचीत है। ठीक है, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ रीसेट इन टाइस ऑफ द बिटवीन द टू फॉर्मर कोल्ड वॉर एडवर्सरीज। तो ये जो बातचीत है, जो कि यूक्रेन का जो इन्वेशन हुआ, मतलब आक्रमण हुआ था यूक्रेन पे रशिया के थ्रू इन 2022, उसके बाद से अब तक का ये प्रमुख डिप्लोमेटिक इंट्रैक्शन है। दिस मार्क्स द बिगनिंग, ये किस चीज़ की शुरुआत को अंकित करता है? रीसेट इन टाइस, संबंधों में पुनर्स्थापना। किसके बीच? टू फॉर्मर कोल्ड वॉर एडवर्सरीज। एडवर्सरीज मतलब प्रतिद्वंदी, फॉर्मर पूर्व, कोल्ड वॉर एडवर्सरीज। कोल्ड वॉर मतलब जिन्होंने, मतलब हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि कोल्ड वॉर मीन्स यू नॉट डायरेक्टली फाइटिंग, बट आपका लड़ाई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस देश के साथ। ठीक है ना, दैट इज कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर एडवर्सरीज जो कि पूर्व में शीत युद्ध के एडवर्सरीज रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं, ठीक है, उनके बीच का ये 2022 के बाद से फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंट्रैक्शन है। Led by the US Secretary of State Marco Rubio and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov, the two sides agreed to restore staffing at their respective embassies, explore closer economic cooperation, and set up a high-level team to start talks to end the Ukraine war. Okay? इसका मतलब ये हुआ, US Secretary of State मार्को रूबियो, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव, इनके नेतृत्व में, ठीक है, लेड बाय मतलब इनके नेतृत्व में, द टू साइड्स एग्रीड, दोनों पक्षों ने इस चीज़ को स्वीकृति दी या फिर स्वीकारा कि टू रिस्टोर स्टाफिंग एट योर रिस्पेक्टिव एम्बेसीज। एम्बेसीज इज दूतावास। ठीक है, तो अपने अपने दूतावासों पर
वो अपना स्टाफ्स को रीस्टोर करेंगे, मतलब वापस रीएस्टैब्लिश करेंगे। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी वजह से और डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो जब वापस देते हैं दे कॉल इट एज रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह अपने अपने दूतावास पर जब वो अपने स्टाफ को नहीं बिठा रहे, अब दोनों देशों ने एग्री किया है कि वो अपने अपने एम्बेसीज पे, अपने अपने दूतावासों पर अपने स्टाफ्स को रिस्टोर करेंगे, वापस बिठाएंगे। ठीक है। एक्सप्लोर क्लोजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक सहयोग। कोऑपरेट मतलब दो पार्टीज एक मत होके काम करना, दैट इज कोऑपरेशन। ठीक है। तो किस हद तक हम एक साथ आर्थिक रूप से एक साथ काम कर सकते हैं, उस चीज के संभावनाओं को जांच करेंगे, दैट इज टू एक्सप्लोर। ठीक है। मतलब हम कितना घनिष्ठ रूप से एक साथ आर्थिक वे में कोऑपरेट करेंगे, इस चीज का भी हम संभावना देखेंगे। ऐसे दोनों कंट्रीज के जो प्रमुख हैं ऑफिशियल्स, उन्होंने एग्री किया है और सेटअप अ हाई लेवल टीम, और एक उच्च स्तरीय टीम का गठन करेंगे। क्यों? टू स्टार्ट टॉक्स, ताकि बातचीत शुरू हो, टू एंड द यूक्रेन वॉर, ताकि यूक्रेन वॉर खत्म हो सके, इस चीज को समाप्त किया जा सके। US President Donald Trump has signaled that he might meet his Russian counterpart Vladimir Putin later this month and secure the deal, which is a decisive shift in America's policy towards Russia. So, US के जो प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, he has signaled, उन्होंने इशारा दिया है that he might meet his Russian counterpart Vladimir Putin later this month, कि वो अपने रशिया के काउंटरपार्ट समकक्ष, मतलब सामने वाला पार्टी का भी जो इक्वल स्टेटस का जो व्यक्ति है, मेरे इक्वल करना, दैट इज काउंटरपार्ट। जैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, उसी तरह जो पुतिन है, दैट दे आर काउंटरपार्ट्स। तो वो अपने काउंटरपार्ट, रशिया के काउंटरपार्ट जो कि व्लादिमीर पुतिन हैं, उनसे इस महीने के एंड तक मिलेंगे एंड सिक्योर द डील। सिक्योर द डील मतलब इसका कॉमन मीनिंग या सिंपल मतलब ये होगा, सपोज आई एम अ बिजनेस पर्सन, ठीक है, एंड मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना प्लस पॉइंट्स अपने क्लाइंट्स के सामने में रख सकूँ, अपने कस्टमर्स के सामने में रख सकूँ, एंड वो मेरे बातों से सहमत हूँ, एंड इफ़ आई एम लुकिंग फॉर फाइनेंस, वो मुझे आर्थिक रूप से ऑफ़र करें कि हम आपको इतना इन्वेस्टमेंट हम तैयार हैं देने के लिए, ठीक है। या इफ़ आई एम लुकिंग टू सेल माई प्रोडक्ट, तो हाँ, हम आपका इतना सामान खरीदेंगे, ठीक है। ये एक डील हुआ, राइट। तो सिक्योरिटीज ऑफ टू टाइप्स, एक तो मैं सुरक्षित हूँ, दैट इज टू बी सिक्योर्ड, दैट इज टू सिक्योर माई सेल्फ। दूसरा, उस चीज़ को पाना इज टू सिक्योर, मतलब अपने लिए वो चीज़ सिक्योर कर लेना, दैट इज टू सिक्योर द डील। मैंने ये डील सिक्योर कर लिया, या वी मैनेज टू सिक्योर द डील, मतलब हम इस डील को पाने में सफल रहे, ये डील अब हमारा है, ठीक है। तो वही जो है, सो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो ये सिग्नल किए हैं कि वो इस महीने के एंड तक व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे और डील को सिक्योर करेंगे, ठीक है, जो कि विच इज़ अ डिसाइसिव शिफ्ट इन अमेरिकाज पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया, जो कि एक निर्णायक शिफ्ट इस परिवर्तन, जो कि एक निर्णायक परिवर्तन है अमेरिका की नीति रशिया के प्रति, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ फटाफट I'll just read. The talks between US and Russian officials in Riyadh, their first major diplomatic interaction since Russia's invasion of Ukraine in 2022, marks the beginning of a reset in ties between the two former Cold War adversaries. Led by US Secretary of State Marco Rubio and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov, the two sides agreed to restore staffing at their respective embassies, explore closer economic cooperation, and set up a high-level team to start talks to end the Ukraine war. US President Donald Trump has signaled that he might meet his Russian counterpart Vladimir Putin later this month and secure the deal, which is a decisive shift in America's policy towards
Russia. Okay, so coming to the next set of sentences. Under the former Biden administration, the US had emerged as Ukraine's biggest military and financial backer. Okay, इसका मतलब है जो पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके प्रशासन में, अंडर द फॉर्मर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूर्व प्रेसिडेंट थे बाइडेन, उनके प्रशासन में या उनके प्रशासन के अंदर द यूएस हैड इमर्ज्ड, अमेरिका उभरा था, यूएस उभरा था किस रूप में? यूक्रेन के बिगेस्ट मिलिट्री और फाइनेंशियल बैकर के रूप में जो है सो यूएस उभरा था। यानी कि मिलिट्री एंड फाइनेंशियल बैकर मतलब सैन्य और आर्थिक समर्थक के रूप में यूएस उभरा था, वो भी यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। The US had also led global efforts to weaken Russia's economy through biting sanctions. अमेरिका ने यहाँ तक किया कि उसने ग्लोबल एफर्ट्स किए, विश्व स्तर पर प्रयास किए टू वीकन रशियाज इकोनॉमी, कि रशिया का अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए ग्लोबल प्रयास किए, विश्व स्तर पर प्रयास किए। किसने? अमेरिका ने। किस तरह से? थ्रू बाइटिंग सैंक्शंस। बाइटिंग सैंक्शंस मतलब बहुत कड़क प्रतिबद्धता लगाना। ओके, सो थ्रू मतलब माध्यम से, ठीक है। तो कड़क प्रतिबंध लगाते हुए अमेरिका ने विश्व स्तर पर प्रयास किया कि रशिया का अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए, ठीक है। Mr. Trump has thrown away the Biden policy and adopted a new approach of rapprochement with Russia, something reminiscent of Henry Kissinger's historic outreach to Mao Zedong's China at the height of the Cold War and America's disastrous war in Vietnam. Okay, तो काफ़ी सारा एक साथ आ गया। We'll try to discuss it one by one. तो इतिहास में तो ये रहा है कि अमेरिका एंड रशिया कोल्ड वॉर एडवर्सरीज रहे हैं, यानी कि शीत युद्ध के प्रतिद्वंदी रहे हैं। अमेरिका ने विश्व स्तर पे कोशिश किया है कि रशिया का जो अर्थव्यवस्था है सो कमज़ोर हो जाए, बहुत स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगाए, ठीक है। एंड यहाँ तक कि यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक के रूप में अमेरिका उभरा जब रशिया ने यूक्रेन का इन्वेशन किया, आक्रमण किया था, ठीक है। अब सडनली जो है सो ट्रम्प यू टर्न मार रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ट्रम्प, उन्होंने क्या किया? ही हैज थ्रोन अवे द बाइडेन पॉलिसी। उन्होंने थ्रोन अवे मतलब फेंक देना, टू थ्रो इज फेंक देना, थ्रू अवे मैंने फेंक दिया, आई थ्रू अवे मैंने फेंक दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में थ्रोन अवे का मतलब होता है खारिज कर देना, उस चीज़ को हटा देना, जो पहले पॉलिसी था उस चीज़ को हटा देना, बाइडेन की पॉलिसी को हटा देना। एंड अडॉप्शन अपनाना, ठीक है, और न्यू अप्रोच, एक नया अप्रोच। तो अप्रोच का मतलब पहुंच, अप्रोच का मतलब नज़रिया भी, अप्रोच का मतलब रवैया भी, ठीक है। तो मिस्टर ट्रम्प ने बाइडेन की पॉलिसी को खारिज करते हुए एक नया अप्रोच, एक नया रवैया को अपनाया है ऑफ रैप्रोचमेंट विथ रशिया, रशिया के साथ मेल मिलाप का नया तरीका, नया रवैया अपनाया है। समथिंग रेमिनिसेंट, जो कि इस चीज़ का याद दिलाता है, रेमिनिसेंट कुछ पूर्व में से हुआ, जो चीज़ आपको याद आ रहा है, दैट इज रेमिनिसेंट। तो किस चीज़ का याद आ रहा है इस चीज़ ट्रम्प के रवैये को देखते हुए? तो हेनरी किसिंजर, मतलब इतिहास में हेनरी किसिंजर, जो कि 100 साल जीने के बाद, इनका आई थिंक 1 साल पहले इनका डेथ हुआ है, हेनरी किसिंजर का। तो हेनरी किसिंजर अपने ज़माने में इन्होंने ऐतिहासिक एक आउटरीच किया था, आउटरीचेस पहुंच या फिर कोशिश किया था टू रीच माओ त्से तुंग्स चाइना, चाइना के माओ त्से तुंग को इन्होंने अप्रोच किया था। किसने? किसिंजर ने, ठीक है। जो कि ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जब वो
ऐसा संपर्क करने का कोशिश किए, तब कोल्ड वॉर का हाइट पर बातें थी, ठीक है। एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के चरम सीमा पर सब कुछ चल रहा था। एंड अमेरिकाज डिजास्ट्रस वॉर इन वियतनाम, वियतनाम में अमेरिका का भीषण युद्ध चल रहा था। जब कोल्ड वॉर अपने सबसे हाईएस्ट हाइट पर है, चरम सीमा पर है कोल्ड वॉर, एंड अमेरिका का भीषण युद्ध चल रहा है वियतनाम में, उस टाइम पर हेनरी किसिंजर ने रीच आउट किया था किसको? चाइना के माओ त्से तुंग को, ठीक है। तो ट्रम्प का जो ये यू टर्न मार रहे हैं कि हमेशा ही रशिया एंड यूएस में कभी भी मेल मिलाप रहा नहीं, बट ट्रम्प इज सडनली फेवरिंग एवरीथिंग इन फेवर ऑफ व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो इस चीज़ से मिलाकर देखा जा रहा है कि जिस तरह से हेनरी किसिंजर ने अप्रोच किया था चाइना के माओ त्से तुंग को, उसी तरह जो है सो ट्रम्प भी अप्रोच कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को। सो इट्स लाइक अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रशिया पे आपको बहुत ही सिक्योर, महफूज एंड मजबूत महसूस कर रहा है। एंड जो पुतिन बोलते थे पहले भी और अभी भी, ट्रम्प भी वही बोल रहे हैं। एंड इस वजह से जो है सो यूरोप में बहुत ही कंसर्न्स हैं, ठीक है। सो आई जस्ट रीड क्विकली. Under the former Biden administration, the US had emerged as Ukraine's biggest military and financial backer. The US had also led global efforts to weaken Russia's economy through biting sanctions. Mr. Trump has thrown away the Biden policy and adopted a new approach of rapprochement with Russia, something reminiscent of Henry Kissinger's historic outreach to Mao Zedong's China at the height of the Cold War and America's disastrous war in Vietnam. So coming to the next set of sentences, Mr. Trump's push for stability with Russia is rooted in a sense of realism. Okay? तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो रशिया के साथ स्थिरता संबंध बनाने का जो पुश है, जोर है, फोकस है, वो किस चीज पर स्थित है? तो रियलिज्म की भावना में स्थित है। रियलिज्म इज यथार्थवाद, ओके। सेंस इज भावना, रूटेड इज बेस्ड, ओके। तो डोनाल्ड ट्रम्प का रशिया के साथ स्थिरता पर जोर यथार्थवाद की भावना में निहित है। क्यों? Because he does not see Russia a pale shadow of what Soviet Union used to be as America's main challenger. क्योंकि ट्रम्प जो हैं वो रशिया को वैसे नहीं देखते. He does not see Russia a pale shadow of what Soviet Union used to be as America's main challenger. अमेरिका के मुख्य चुनौती या मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में ट्रम्प रशिया को नहीं देखते. वो कैसे देखते हैं? अ पेल शैडो ऑफ व्हाट सोवियत यूनियन यूज्ड टू बी. सोवियत यूनियन की धुंधली छाया के रूप में अब वो रशिया को देखते हैं. मतलब उतना चैलेंजिंग नहीं देखते, ठीक है। अपने प्रतिद्वंदी के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प रशिया को नहीं देखते, ठीक है। ऐसा इस आर्टिकल का ओपिनियन है, या फिर ऐसा जो अमेरिका के स्पोक्स पर्सन हैं उनका ओपिनियन है या उनका स्टेटमेंट है, ओके। इट इज़ अनरियलिस्टिक एज पीट हेगसेथ, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, पुट इट, टू एक्सपेक्ट यूक्रेन टू टर्न अराउंड द वॉर. इट इज़ अनरियलिस्टिक, ये सच नहीं है, ये यथार्थ नहीं है, जैसे कि पीट हेगसेथ जो कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा सचिव हैं, पुट इट मतलब पेश करना, प्रस्तुत करना. तो जैसे कि पीट हेगसेथ जो कि यूएस के रक्षा सेक्रेटरी हैं, जैसे कि उन्होंने बोला है कि ये यथार्थ नहीं है, इट इज़ अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट यूक्रेन टू टर्न अराउंड द वॉर, कि हम यूक्रेन से ये उम्मीद करें कि यूक्रेन वॉर को पूरी तरह से पलट देगा. ऐसा है नहीं, ठीक है, बिकॉज वो मानते हैं कि रशिया ही स्ट्रॉन्ग इसमें है, तो यूक्रेन कैनॉट टर्न अराउंड द वॉर. ओके, एक्सपेक्ट उम्मीद करना यूक्रेन से कि वो पासा पलट दे, टू टर्न अराउंड द वॉर. ओके,
तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी की सिचुएशन में रशिया ही स्ट्रांग है एंड यूक्रेन से ये उम्मीद करना कि वो वॉर को चेंज पूरी तरह से पलट देगा, ये तो अनरियलिस्टिक है, ये तो यथार्थ है ही नहीं। ठीक है। मिस्टर ट्रंप इज ऑल्सो अपोज्ड टू फर्दर अमेरिकन एड फॉर यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ से भी विरोध है, वो इस चीज़ के भी विरुद्ध हैं टू फर्दर अमेरिकन एड, अमेरिकी सहायता फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए फर्दर, आगे और भी। ठीक है। तो इसके बाद से यूक्रेन को और सहायता देने के पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वो इस चीज़ के विरोध में है। ही वॉन्ट्स टू फोकस America's resources on China while maintaining a better predictable relationship with Russia, a reverse Kissinger approach. He wants to focus, वो ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कौन? ट्रंप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं America's resources on China, अमेरिका के संसाधन चाइना पर। ठीक है। तो मतलब वो अमेरिका के संसाधन चीन पर फोकस करना चाहते हैं, चाइना पर फोकस करना चाहते हैं अमेरिका के संसाधनों को, और एक तरफ वो क्या चाहते हैं कि रशिया के साथ बेहतर संबंध का निर्माण किया जाए। ओके, बिल्डिंग अ बेटर रिलेशनशिप, बेहतर रिश्ते का निर्माण। ओके, प्रेडिक्टेबल, अनुमान जिसका लगा सकें, दैट इज प्रेडिक्टेबल। ओके, इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट इट विल रेन टुडे, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बारिश होगा। ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल जिसका हम अनुमान लगा सकें। ऑलराइट। तो बेहतर अनुमान, पूर्व अनुमान रिश्ता चाइना और रशिया के साथ जो है, सो ट्रंप फोकस करना चाहते हैं इस चीज़ पर। तो ट्रंप दो चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, एक अमेरिका के रिसोर्सेज का फोकस चाइना में, अमेरिका का रिसोर्सेज ऑन चाइना पर फोकस, एंड सेकेंड कि रशिया के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स का निर्माण किया जा सके। ठीक है। जो कि और रिवर्स किसिंजर अप्रोच, जो कि किसिंजर के रवैये के उल्टा है। जो किसिंजर का अप्रोच था इसके उल्टा है ये चीज़। ठीक है। सो Mr. Trump's push for stability with Russia is rooted in a sense of realism. He does not see Russia a pale shadow of what Soviet Union used to be as America's main challenger. It is unrealistic, as Pete Hegseth, US Defense Secretary, put it, to expect Ukraine to turn around the war. Mr. Trump is also opposed to further American aid for Ukraine. He wants to focus America's resources on China while building a better predictable relationship with Russia, a reverse Kissinger approach. So, coming to the next set of sentences, while this is the broad strategic framework of Mr. Trump's Russia reset, the victim in the battlefield is Ukraine, which has already lost over 20% of its territories and thousands of its men. ओके, मतलब तो ये सब जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये रशिया रीसेट, रशिया के साथ पुनर्स्थापना का जो ब्रॉड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है, व्यापक रणनीतिक ढांचा है, ये सब जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, रशिया के साथ ऐसे कर रहे हैं, यूक्रेन को वीक कर रहे हैं। ठीक है। द विक्टिम इन द बैटल फील्ड इज यूक्रेन। तो लड़ाई के मैदान में, बैटल फील्ड इज युद्ध का मैदान, तो युद्ध के मैदान में विक्टिम जो है, शिकार जो है, वो यूक्रेन है। विच हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट, जो पहले ही खो चुका है, ओवर 20% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 20% से भी ज़्यादा, ओवर 20%, 20% से भी ज़्यादा अपना क्षेत्र, एंड थाउजेंड्स ऑफ इट्स मैन, और अपना हज़ारों सैनिक, हज़ारों अपना देश का आदमी खो चुका है ऑलरेडी यूक्रेन। तो अमेरिका तो रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं, बट इस चक्कर में शिकार जो बन रहा है सो यूक्रेन बन रहा है। ठीक है। द यूएस विच ऑफर्ड यूक्रेन NATO membership in 2008 now says that such an outcome is not practical. वही अमेरिका जो 2008 में यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप, नाटो का सदस्यता का पेशकश किया था जो अमेरिका, वही अमेरिका आज ये बोल रहा है, नाउ सेज
सच एन आउटकम इज नॉट प्रैक्टिकल, इस तरह का जो चीज़ है, इस तरह का जो परिणाम है सो व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो नाटो क्या है? NATO इज नाटो विच इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में इसका स्थापना किया गया था। ओके, जिसमें बहुत सारे देश जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के बहुत सारे देश एक साथ मिलकर एक संगठन होते हैं। सो एज ऑफ 2024 इसमें 32 कंट्रीज हैं, ठीक है। एंड इसमें इनका ये मोटिव होता है कि एक देश पे प्रहार मतलब सब इन जो भी देश इस नाटो में हैं, एक देश पे प्रहार मतलब सब देश पे प्रहार, इस संगठन के सब देशों पर प्रहार, एक पे प्रहार इज इक्वल टू सब देशों पर प्रहार। इससे क्या होगा कि इन 32 कंट्रीज में से किसी एक पे भी अगर इन्वेशन होगा या अटैक होगा तो बाकी सारी कंट्रीज जैसे उन पे अटैक हो इस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे एंड इन्वेडर के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक यूक्रेन का इसमें मेंबरशिप नहीं है क्योंकि रशिया से इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। बट 2008 में अमेरिका ने यूक्रेन को पेशकश किया था कि आप नाटो में शामिल हो जाइए, ठीक है। तो अब उसी अमेरिका के जो अब प्रेसिडेंट बदल गए हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि इस तरह का जो परिणाम है, जो आउटकम है वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है, हम नाटो का मेंबरशिप नहीं दे सकते यूक्रेन को, ठीक है। The Trump administration has also ruled out security guarantees to Ukraine, passing that responsibility to Europe, which stands divided. तो ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस चीज़ से भी खारिज किया है कि हम आगे से कोई भी सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को नहीं दे सकते। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रम्प के प्रशासन ने इस चीज़ से भी खारिज किया है कि आगे से कोई तरह का सुरक्षा गारंटी हम यूक्रेन को नहीं दे सकते और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोप को पास ऑन कर दिया गया है, मतलब यूरोप पर छोड़ दिया गया है इस जिम्मेदारी को, ठीक है। विच स्टैंड्स डिवाइडेड, यूरोप पहले से विभाजित है, विच स्टैंड्स डिवाइडेड जो पहले से विभाजित खड़ा है, स्टैंड्स डिवाइडेड खड़ा है ऑलरेडी विभाजित होके। Okay, so while this is the broad strategic framework of Mr. Trump's Russia reset, the victim in the battlefield is Ukraine, which has already lost over 20% of its territories and thousands of its men. The US, which offered Ukraine NATO membership in 2008, now says such an outcome is not practical. The Trump administration has also ruled out security guarantees to Ukraine, passing that responsibility to Europe, which stands divided. Coming to the next set of sentences. So, Ukraine today does not even have a seat at the table when Russia and America talk. तो आज की तारीख में जब रशिया और अमेरिका बात करते हैं, डिस्कशंस होते हैं यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन को टेबल पे सीट नहीं होता कि वो भी अपना पक्ष रख सके, मतलब यूक्रेन का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है इसमें, ठीक है। When great powers quarrel and reset, smaller countries that get caught in proxy conflicts often suffer. When great powers quarrel and reset, जब बड़ी शक्तियाँ when great powers quarrel लड़ाई करती हैं and reset पुनर्स्थापना करती हैं, ठीक है, वापस अपनी नीतियों को establish करती हैं। Smaller countries छोटे देश that get caught in proxy conflicts जो इस टकराव में फंस जाते हैं often suffer अक्सर नुकसान उठाते हैं, अक्सर इस चीज़ का भोगते हैं, ठीक है, नुकसान भोगते हैं, ठीक। But excluding Ukraine and Europe from any settlement that would determine both Ukraine's future and Europe's security architecture would be wrong morally and practically. बट एक्सक्लूडिंग, लेकिन यूक्रेन और यूरोप को एक्सक्लूडेड रखना, इंक्लूडेड को ऑपोजिट हुआ एक्सक्लूडेड, मतलब नहीं, उनको नहीं पार्टिसिपेट करने देना, किनको, यूक्रेन को और यूरोप में जिस भी मीटिंग होता है, जिस भी सेटलमेंट होने वाला है, दैट वुड डिटरमिन जो कि निर्धारित करेगा बोथ यूक्रेन्स फ्यूचर एंड यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो ऐसा कोई भी मीटिंग होता है अमेरिका एंड रशिया के बीच जिसमें यूक्रेन के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हो रहा है या
मतलब यूक्रेन के भविष्य के बारे में या यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में, यूरोप के सुरक्षा संरचना, यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो जहाँ पे यूक्रेन का फ्यूचर डिसाइड होना है या यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सुरक्षा संरक्षण का डिसीजन होना है, सेटलमेंट होना है, उसमें यूक्रेन को भी शामिल ना करना एंड यूरोप को भी शामिल ना करना, ये गलत है, वुड बी रॉन्ग, ये गलत होगा मॉरली एंड प्रैक्टिकली, नैतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। ठीक है। इफ मिस्टर ट्रम्प वॉन्ट्स टू बिल्ड his reset on a strong foundation, he should strive towards a settlement that is acceptable to all parties, the US, Russia, Europe and Ukraine. If Mr. Trump, अगर Donald Trump wants to build his reset, अपने इस पुनर्स्थापना को निर्माण करना चाहते हैं on a strong foundation, एक मजबूत ढांचे पर, एक मजबूत नींव पर, एक मजबूत आधार पर अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इस रीसेट को निर्माण करना चाहते हैं, he should strive towards a settlement that is acceptable to all parties. वो इस तरह की दिशा में उन्हें मीटिंग्स करनी चाहिए, सेटलमेंट करने चाहिए, समझौते करने चाहिए जो कि सभी पक्ष के लिए स्वीकार्य हो। दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज में सभी पक्ष के लिए स्वीकार्य हो। कौन से पक्ष हैं वो? द यूएस, दैट इज अमेरिका, रशिया, यूरोप एंड यूक्रेन, सभी पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, इस तरह के समझौते किए जाने चाहिए। एंड ना सिर्फ आप बड़ी शक्तियां हैं तो यूएस एंड रशिया बैठे एंड सेटलमेंट किए एंड लागू कर दिए, ऐसा करना गलत है। ठीक है। सो आई जस्ट रीड। सो Ukraine today does not even have a seat at the table when Russia and America talk. When great powers quarrel and reset, smaller countries that get caught in proxy conflicts often suffer. But excluding Ukraine and Europe from any settlement that would determine both Ukraine's future and Europe's security architecture would be wrong, morally and practically. If Mr. Trump wants to build his reset on a strong foundation, he should strive towards a settlement that is acceptable to all parties, the US, Russia, Europe, and Ukraine. So now that we've covered the article, I think Henry Kissinger के approach के अलावा बाकी सब में एकदम clarity था and we've covered it really well. And ऐतिहासिक outreach में what was exactly Henry Kissinger's approach is not very clear to me. If anyone can explain that, it would benefit everyone. ठीक है? So tell me, बताइए आपको कैसे लगा ये, and please share it with anyone who might benefit from this. जिसको भी आपको लगता है कि इस चीज़ से benefit हो, share it with them. Alright? So take care. Bye.